जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आपका जो टेस्ट है इंग्लिश बी का टुमारो, उसके लिए आप लोग अपनी कॉपी और पॉइंटर या ब्लू मार्कर जो है वो रेडी कर लें। रजिस्टर के पेजेस ले लें। तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके अपने पेजेस का पहले इंतज़ाम कर लें और अपने स्टेशनरी अदर स्टेशनरी का भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्टिव टॉपिक लिख लें आप बेशक ऐसे, एक्टिव पैसिव। और हमारा जो एक्टिव पैसिव के लिए टेंस है हमारे सिलेबस में वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ ब्लैक पॉइंटर वाला जो काम मैं लिखूंगा वही फिल करना है। जो ब्लू पॉइंटर वाला होगा वो आपने नहीं लिखना। मैं इसमें जो सेंटेंसेस लिखने लगा हूँ वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं चंद। सिंपल प्रेजेंट की पहचान ये होती है कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसके अंदर लाइक ही ईट्स एप्पल्स। ओके, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके लिए दूसरा सेंटेंस है शी कुक्स कुक्स फूड। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। द टीचर टीच अस। द टीचर टीच अस। ही कॉल्स मी। ओके, अब मैं ब्लू पॉइंटर वाला काम करूंगा जो कि आपने पेपर में खुद से फिल करना होगा, आपने घर से फिल नहीं करके लाना। एक्टिव को जब हम पैसिव बनाते हैं तो आपने जो ऑब्जेक्ट है इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एक्शन कह लें या इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होगी। ब्लू पेन वाला काम आपने टेस्ट में फिल नहीं करना, आपने सिर्फ ब्लैक पेन से ही लिख कर आना है, ब्लैक पॉइंटर से लिख कर आना है घर से। तो पैसिव बनाते वक्त आप एप्पल्स को स्टार्ट में ले आएंगे। सिंपल प्रेजेंट के लिए या तो आप हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाते हैं, एम लगाते हैं, या आर लगाते हैं। एप्पल्स चूँकि ज़्यादा है प्लूरल फॉर्म में है इसलिए आप आर लगाएंगे। एप्पल्स आर। पैसिव की मेन जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये है कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म पिक करनी होती है। यहाँ पे जो एक्टिव सेंटेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आप आंसर लिखते वक्त आप इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। ही को लास्ट पे लेके जाके आप यहाँ पे हिम कर देंगे। एप्पल्स को शुरू में लेकर आके कैपिटल लेटर से शुरू कर दिया, और जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था वो पैसिव बन के सब्जेक्ट बन गया, और जो ओरिजिनल सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो पैसिव बनने के बाद ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि एप्पल्स जो है वो अब नया सब्जेक्ट जो है वो एप्पल्स है, और जो नया ऑब्जेक्ट है वो है हिम। ही को लास्ट पे लेके जाके हिम कर देंगे। शी कुक्स फूड, तो फूड आ जाएगा स्टार्ट पे। फूड की कोई सिंगुलर और प्लूरल का कोई पता नहीं चल रहा, इसलिए फूड के साथ इज़ लगाएंगे। तो आंसर लिखते वक्त आप इज़ एम या आर लगाते हैं। इज़ आ गया, यहाँ पे आर आया था। पिछली दफ़ा ईट की थर्ड फॉर्म थी ईटन, अब कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। कुक्ड बाय। शी को लास्ट पे लेके जाके आप हर कर देंगे। ओके। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। क्रिकेट भी सिंगुलर सेंस में ही देखा जाता कंसिडर होता है, तो क्रिकेट को शुरू में लाके भी क्रिकेट ही रहा। तो क्रिकेट के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस जब आप कर रहे हो, प्ले है फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब ही शी या सिंगुलर नाउन आएगा, मैं बात कर रहा हूँ ही शी या सिंगुलर, तो आपके जो सिंपल प्रेजेंट का जो वर्ब है उसके साथ एस भी लगा हुआ है। यहाँ पे कुक के साथ एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। टीचर भी चूँकि सिंगुलर है इसलिए उसके हिसाब से भी एस लगा हुआ है। अब चिल्ड्रन था तो चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे हैं तो प्लेज नहीं लेगा, यहाँ पे प्ले के आगे एस नहीं लगा हुआ। तो प्लूरल अगर स्टार्ट में है तो समझ लीजिए वर्ब आपका प्लूरल नहीं होगा। मेरी बात को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो बात मैंने बताई है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है,
शुरू में ही जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो अगर सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा। ये वैसे ये मैं कह रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके प्लूरल के आगे, सॉरी, वर्ब के आगे जो है वो एस या ई एस लगा होगा। कभी कभार एस लगा है और कभी कभार ई एस भी लग जाता है, जैसे कि टीच में लगा हुआ है ई एस। तो एस या ई एस में से कुछ भी आ सकता है वर्ब के साथ। अगर आपका एक्शन परफॉर्म करने वाला एक बंदा है, यानी कि एक सिंगल टीचर है या एक लड़का है या एक ही लड़की है, तो आपके वर्ब के साथ जो है एस या ई एस लगेगा। अगर आपने आसान अल्फाज में एक टिप माइंड में रखनी है तो ये कह लें कि अगर शुरू में सिंगुलर है तो बाद में प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन चूँकि ऑलरेडी प्लूरल है तो उसका वर्ब प्लूरल नहीं करेंगे। उसका वर्ब जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही उसका जो वर्ब है वो सिंगुलर दिखेगा, मीन्स कि उसके आगे एस या ई एस नहीं लगा होगा। क्रिकेट शुरू में आके क्रिकेट ही रहा और इसके हिसाब से इज़ लगाया जाएगा। प्ले की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी प्लेड, और चिल्ड्रन लास्ट पे लेके जाके बाय के बाद लगाते हैं। एक बात तो आपको फिर रिमाइंड करवानी थी कि पैसिव की पहचान, मेन ये पहचान होती है कि उसके अंदर थर्ड फॉर्म ज़रूर आती है, और बाय जो है 90% जुमले ऐसे हैं जिनमें बाय आएगा। चिल्ड्रन लास्ट पे लेके जाके भी चिल्ड्रन ही रहेगा। ही का तो हिम बन गया था और मगर शी का हर हो गया था, लेकिन चिल्ड्रन ने चिल्ड्रन ही रहना है। द टीचर टीच अस। अस को जब आपको नई चीज़ ये सीखने लगें, अस को शुरू में लेकर आके वी कर देंगे, क्योंकि वी की ही फॉर्मेट होता है अस। वी के हिसाब से आर आएगा, तो क्रिकेट एक था उसके हिसाब से इज़ आया, फूड एक था उसके हिसाब से इज़ आया, एप्पल ज़्यादा थे तो आर आया, वी के हिसाब से आर आएगा। वी आर। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। कुछ बच्चे गलती से थॉट लिखाते हैं। टॉट और थॉट में फ़र्क है। थॉट के स्पेलिंग THOU आता है। थॉट में शुरू में TH होता है और OU होता है, लेकिन टॉट में TAU हुआ करेगा। टॉट बाय। और द टीचर जो है एक्शन परफॉर्म करने वाला था द टीचर, तो द टीचर एंड पे जाके भी द टीचर ही रहेगा। एक बात आपने ये सीखी कि अस को स्टार्ट में लेकर आके वही करना है। मी को स्टार्ट में लेकर आएंगे तो आई करेंगे। आई के हिसाब से आपको एक जुमला ये भी करवाना ज़रूरी था जिसमें आप एम लिखना सीखेंगे। अगर आपके शुरू में आई आ ही गया है तो उसके हिसाब से एम आएगा। तो आई एम कॉल्ड बाय ही को वही उसी तरह से चले, ही के बजाय मैं इधर दे कर देता हूँ। आप एक नई चीज़ सीख लें, THEY। एच ये सिंगुलर है, तो दे को लास्ट पे लेके जाके आप देम कर देंगे। ओके। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपने लिखना है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। मिसाल के तौर पर आप लिख कर लाएंगे, ब्लैक पेन से सारा काम आपने घर से फिल करके लाना है। गुड, और दूसरे नंबर पे आप इसका लिखेंगे बैड, और थर्ड पे मच। इसके आंसर जो हैं वो मैं, ये आपको एडजेक्टिव समझे आए हैं। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स इसका कंपैरेटिव फॉर्म आपने खुद लिखनी होगी, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स। ओके, गुड का आंसर का आप क्या लिखेंगे? अगर आप चाहें तो बुक का पेज नंबर, आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लें। कौन सा ओपन करना है? 34। तो गुड का आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ पे बेटर। ब्लू पेन वाला काम आपने घर से नहीं लिख कर लाना। फिर लिखेंगे वर्स, और फिर लिखेंगे मोर। मच का होगा मोर। गुड, बेटर, और इसका सुपरलेटिव होगा बेस्ट, और इसका सुपरलेटिव होगा वर्स का वर्स्ट हो जाएगा। यानी कि बैड बुरा, उससे बुरा, और वर्स्ट सबसे बुरा। ये जो दरमियान वाली कंपैरेटिव है, इसको आप दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन्स के लिए यूज़ करते हैं। मच के लिए मोर, और फिर मोस्ट। ये आपको आंसर बुक के पेज नंबर 34 से भी मिल जाएंगे, ये आपको कॉपी पे भी ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको उसी बुक का पेज नंबर 34 पे रहें, फिर घर से आप लिख कर लाएंगे फर्टाइल,
इसके आंसर मैं इधर फिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, मोर फर्टाइल और मोस्ट फर्टाइल। वाइल्ड का आंसर शायद आपको कॉपी पे करवाया होगा, वाइल्डर और वाइल्डेस्ट। फिर गुड का, सॉरी गुड ऑलरेडी हो चुका है, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल इसका आंसर होगा। और यंग, उसके बाद स्वीयर, स्वीयर का सॉरी यंग का आंसर आप जो है यंग, सॉरी यंग, यंगर और यंगेस्ट। यंग जवान, यंगर उससे छोटा और यंगेस्ट सबसे छोटा। यानी यंग का मतलब समझ लें छोटा, उससे छोटा, उस और सबसे छोटा। या यूँ कह लीजिए कि जवान, उससे भी जवान और सबसे जवान। स्वीयर, स्वीयरर, स्वीयरेस्ट इसका आंसर होगा। ग्रेट का आंसर बताएं क्या होगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ब्लू पेन से आप लोग आंसर्स खुद लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखना है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का बेसिकली मतलब है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने कोई सेंटेंस लिखता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि किसी भी वर्ब के आगे जब आप आईएनजी लगाते हैं तो वो बन जाता है पार्टिसिपल्स। तो अभी मैं ब्लैक पेन से ही इसके क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर आपको जुमला लिखा हुआ है शी वाज डैश टू हाई, और इसके आगे आप लिख लें स्विंग, तो स्विंग का मतलब है झूला झूलना, तो वो बहुत ऊंचा झूला झूल रही थी। आपने इसके आंसर में लिखना होगा स्विंगिंग। क्या आंसर लिखना है, स्विंगिंग। व्हेन द केबल ब्रोक एंड शी फेल, ही इज। और अगर दूसरा सेंटेंस है ही इज ऑलवेज डैश, और ब्रैकेट में लिखा है लॉफ, तो आप इसका आंसर लिखेंगे लॉफिंग। क्योंकि मैंने भी बताया कि पार्टिसिपल्स का क्या मतलब है, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब जो है उसके आगे आईएनजी फॉर्म लिख दें। स्विंग जो है उसका एक्शन है शी का, और लड़के का एक्शन क्या है, लॉफ, तो उसके आगे भी आप आईएनजी लगा के लॉफिंग लिख देंगे। अच्छा, एक बात है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स जो है एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। वाज वर्ब के आगे हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, हमेशा तो नहीं, चलें पैसिव में नहीं भी आती, वो अलहदा बात है जब अब बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, या इससे एक लेवल के बाद। तो इसके आगे भी चल के आईएनजी फॉर्म आएगी। इसके आगे जो वर्ब आएगा, एक्शन आएगा, वो भी आईएनजी वाला आएगा। अभी जो मैं लिखने लगा हूँ सेंटेंस, उसमें जो है वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, लाइक द डैश लैम्प casts an airy light, an airy light in the darkness। तो इसका आंसर होगा स्विंगिंग लैम्प। स्विंगिंग लैम्प इसका आप लिखेंगे आंसर, कि जो स्विंग करने वाला लैम्प है वो एक अजीबोगरीब रोशनी जो है वो फेंकता है डार्कनेस में। नंबर 4 वाला सेंटेंस लिखें। यहाँ पे जो स्विंगिंग आया है वो एज एन एक्शन नहीं आया, वो एज एन इजेक्टिव आया है। यहाँ पे एज एन इजेक्टिव आया है। जो पिछले 2 सेंटेंस थे उसमें आईएनजी फॉर्म जो थी, यानी कि जो पार्टिसिपल्स आ रहे थे वो एज ए वर्ब आ रहे थे, लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस में, जो थर्ड वाला सेंटेंस है उसमें जो आईएनजी फॉर्म आएगी वो एज एन इजेक्टिव आएगा। वो किसकी खसूसियत बता रहा है, वो लैम्प की खसूसियत बता रहा है। और इजेक्टिव हमेशा, ये कह लीजिए, नाउन से पहले आता है। नंबर 4 लिखिए, डैश इज़ ए प्लेयर, डैश इज़ ए प्लेयर, तो इसका आंसर आप लिख देंगे ईटिंग। यहाँ पे ये शुरू में आया है, आईएनजी फॉर्म शुरू में आई है ईटिंग, तो इस वजह से ये क्या होगी, एज ए नाउन लिखी जाएगी। डैश इज़ ए प्लेयर, ईटिंग इज़ ए प्लेयर, इसका आप आंसर लिख देंगे ईटिंग। डैश इज़ एक्साइटिंग। वैसे तो आप कोई भी चीज़ आईएनजी वाली फॉर्म वाली इधर लिख सकते हैं। प्लेयर तो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वो आपकी ट्रैवलिंग भी तो आई है, लेकिन लिखनी आपने आईएनजी फॉर्म है शुरू में। शर्त यह है कि हम टॉपिक पढ़ें पार्टिसिपल्स का, तो आपकी शुरू में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। डैश इज़ एक्साइटिंग, आप लिख दें ट्रैवलिंग इज़ एक्साइटिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो काम है मैंने बुक के पेज नंबर 12 से आपको
बुक का पेज नंबर 12 है, वहाँ पे पार्टिसिपल्स का टॉपिक है। आप बुक खोलें, बुक का पेज नंबर 12 निकालें और वहाँ पे, बल्कि पेज नंबर 13 पे आएँ। उसने आपको एक्स्ट्रा टास्क भी दी हुई है पेज नंबर 13 पे। उसने दरमियान में कहा है कि सवाल नंबर 3 में अगर आप बुक पे पेज नंबर 13 पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सबसे पहले आपने एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जहाँ पे आपकी आईएनजी जो फॉर्म आएगी वो एज ए वर्ब आए, जैसे कि ये पहले 2 जुमलों में एज ए वर्ब आई हुई है। फिर वो आपसे कह रहा है कि एज एन इजेक्टिव भी यूज़ करें। ये थर्ड वाले सेंटेंस में मैंने आईएनजी फॉर्म को एज एन इजेक्टिव बताया कि आप लिख सकते हैं स्विंगिंग लैम्प, क्योंकि वो लैम्प एक नाउन है और उसकी खसूसियत है या उसकी खासियत है या उसका इजेक्टिव है स्विंगिंग। फिर 4 वाले सेंटेंस में आई है एज ए नाउन, 4 वाले सेंटेंस में और 5 वाले सेंटेंस दोनों में एज ए नाउन लगेगी आईएनजी फॉर्म। तो जो पेज नंबर 13 है उसके अंदर भी वो आपसे यही कह रहा है। हाँ, पेज नंबर 13 के नीचे एक बॉक्स बना होगा, वहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस है कैसरा वाज राइटिंग। यहाँ पे वाज के आगे आईएनजी फॉर्म आई है तो वो क्या होगी, एज ए वर्ब होगी। नंबर 2 वाला सेंटेंस में हिज राइटिंग डेस्क, डेस्क की खसूसियत बताई गई है राइटिंग, तो वहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और थर्ड वाले सेंटेंस में माई आंट ऑलवेज लव्ड राइटिंग, यहाँ पे एज ए नाउन आया है कि ना ही वो कोई एक्शन है वहाँ पे नंबर थर्ड वाले में, ना ही वहाँ पे वो कोई किसी चीज़ की खसूसियत बता रहे हैं, बल्कि किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं कि उसकी आंट को क्या चीज़ पसंद है, वो उसको राइटिंग पसंद है। इसके बाद बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए कंपाउंड इजेक्टिव्स। अगर बुक आपके पास है, बुक का पेज नंबर 5 आप ओपन कर सकते हैं और टेस्ट के लिए आप लिख कर लाएंगे अ डैश हॉलीडे। ये बुक के पेज नंबर 5 से आपको आंसर मिल जाएगा। बुक का पेज नंबर कह रहा हूँ 5। कंपाउंड इजेक्टिव्स के लिए बुक का पेज नंबर है 5 और वहाँ पे आपको दरमियान से मिल जाएगा टॉपिक कंपाउंड इजेक्टिव्स। तो इसका आंसर आप बुक के पेज नंबर 5 से याद कर सकते हैं। अ डैश चांस द 8 लेग्ड इंसेक्ट, तो नंबर 2 वाला सेंटेंस लिख देता हूँ जो आपने टेस्ट में करना है, डैश इंसेक्ट। नंबर 3 एन उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी, ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए, एक दो आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो गए, तो ये थर्ड वाला आपके लिए आसान हो जाएगा, डिक्शनरी। नंबर 4 अ हांगकॉन्ग चाइनीज़ राइटर अ फार साइटेड डिसीजन। नीचे जो एग्जांपल्स है, अ वन ग्रीन टूथड मॉन्सर, द ग्रीन ब्लू एमरल्ड ओशन। तो इसमें से आपको छोटा वाला ज़रा दे देते हैं, अ फार साइटेड डिसीजन, अ डैश डिसीजन, डिसीजन, अ फार साइटेड डिसीजन। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके लिए अगर पेपर में आपको जुमला ऐसे आता है या आपको टेस्ट के लिए भी यही तैयार करना है, वो इरफान वुड बी होम सिक, इरफान वुड बी होम सिक। होम सिक का मतलब है अगर आप लोग, अगर कोई बच्चा घर से बाहर किसी हॉस्टल वगैरह में पढ़ता है, उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो घर की चीज़ें मिस करता है, तो वो होम सिक हो जाता है। ही वुड मिस हिज लिटल सिस्टर्स। ही फुल स्टॉप लगाएं, आगे लिखें ही वुड मिस हिज लिटल सिस्टर्स। तो आपने करना यूँ है, इसका आंसर भला कैसे लिखना है आपने, इसका आंसर आपने लिखना है इरफान वुड बी होम सिक। अच्छा, फुल स्टॉप को आप काट देंगे, आपने कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है, दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे बिकॉज। वो होम सिक क्यों हुआ था, क्योंकि उसको अपनी छोटी बहनें याद आती थी, बिकॉज। फिर आप लिखेंगे ही वुड मिस हिज लिटल सिस्टर्स, हिज लिटल सिस्टर्स। अच्छा, कनेक्टिव्स के लिए तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की शेप में भी क्लास में काम करवाया गया है और पेपर में भी फिलिंग द ब्लैंक्स की शेप में काम आ सकता है। एक सेंटेंस लिखें, आई केम हेयर डैश
I thought you would help me. I thought you would help me, comma, dash, you do not want to do anything for me. You do not want to do anything for me. अच्छा, I came here because I thought you would help me. पहली वाली डैश में आएगा because, but you do not want to do anything for me. मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैंने ये सोचा कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करना चाहते. अब नंबर 3 वाला सेंटेंस लिखें. Dash Sarah dash her sister wanted to go to Farah's house dash they dash Sarah, सारा का एस कैपिटल लिख लें. डैश सारा डैश हर सिस्टर wanted to go to Farah's house dash she does not have, कामा लगाएं हाउस के आगे, फिर लिखें. यहाँ पे कामा नीचे है, लेकिन हाउस के आगे फरा के अंदर कामा ऊपर करके लगाएं. ये TO2 लिखा हुआ है. कोई चीज़ समझ ना आए तो आप एक दफ़ा लिखने के बाद वीडियो को रिपीट करके सारा टैली कर सकते हैं अपना टेस्ट. सॉरी, नंबर 4 नहीं अभी आया. कामा लगा के आपने लिखना है हाउस के बाद डैश दे डू नॉट लाइक हर, डैश दे डू नॉट लाइक हर. पहली वाली ब्लैंक में आएगा नीदर सारा. नीदर के बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती होंगे शायद. नीदर सारा नॉर हर सिस्टर, ना ही सारा ना ही उसकी बहन, वांटेड टू गो टू फराज हाउस, वो फरा के घर नहीं जाना चाहते. वजह आगे लिख दें, दे डू नॉट लाइक हर, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते. इसको मैंने फिल कर दिया, लेकिन आपने घर से फिल नहीं करके लाना. मैंने इसलिए फिल किया कि बच्चों को नीदर. अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में इसकी प्रोनाउंसिएशन है नीदर और कुछ जगह पे प्रोनाउंसिएशन है नाइदर. एक बहुत आसान कंजंक्शन आती है. कनेक्टिव्स और कंजंक्शन एक ही बात है. कनेक्टिव और कंजंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं इसका टॉपिक. एक इसका बड़ा फेमस कंजंक्शन है एंड की, वो भी मैंने किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं की, तो उसके लिए सीमा लिखें. सीमा डैश आलिया आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स. अच्छा, इसका आप आंसर लिखेंगे सीमा एंड आलिया. सीमा और आलिया जो हैं वो गुड फ्रेंड्स हैं. अच्छा, ये वाला जो इरफान वाला सेंटेंस है मैंने आपकी बुक के पेज नंबर 16 से लिया है. अब बाकी के जो सेंटेंस हैं वो किसी और जगह से मैंने लिए हैं. नंबर 5 वाला सेंटेंस लिखें, वो आपकी कॉपी से पिक करने लगा. कॉपी के अंदर 24 मार्च को मैंने आपको ये काम करवाया हुआ है. अगर आप चाहें ग्रामर की कॉपी ओपन करें और 24 वाले मार्च वाले पेज पे चले जाएं. वहाँ पे नंबर 4 वाला सेंटेंस है, आई वेटेड फॉर हर डैश 10 o'clock. आई वेटेड फॉर हर डैश. अब डैश का आंसर मैं नहीं बोलूँगा, आप कॉपी खोलें, बुक का कॉपी का पेज नंबर वो ओपन करें जहाँ पे 24 मार्च डेट है और फ्राइडे है. उस दिन ये काम करवाया गया है. क्योंकि जिस बच्चे की कॉपी इस टाइम मेरे सामने है उसके ऊपर तो 24 मार्च का है. शायद वो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा अगले दिन काम आके करता है तो उसका एब्सेंट वर्क होता है, तो उसने डेट सही नहीं भी लगाई होती. तो आप अपना कनेक्टिव्स वाला टॉपिक देख लें, कनेक्ट अपनी कॉपी के अंदर, ग्रामर कॉपी के अंदर, वहाँ से ये वाला जुमला देख लें, आई वेटेड फॉर हर डैश 10 o'clock, डैश 10 o'clock. तो इसका आंसर आपने कॉपी से देख के लाना होगा. अच्छा जी स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर अगर आप चाहें पेज नंबर 67 ओपन कर सकते हैं. बुक का पेज नंबर है 67 और मेरे साथ लिखिए. टॉपिक का नाम है एडवर्ब्स. आपको क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है कि इसको एडवर्ब बनाएं, तो अगर लिखा होता है क्वाइट तो आप इसके आगे ly बस ऐड कर देंगे. आप इसका आंसर लिख देंगे
क्वाइटली, इसका मतलब है खामोश और उसका मतलब है खामोशी से। बस मैंने एक आंसर फिल करना था, बाकी का नहीं करना होगा। करेक्ट, दुरुस्त, और आप इसका लिखेंगे करेक्टली। पेज नंबर 67 से आपको आंसर मिल जाएंगे। अब बाकी के आंसर मैं नहीं बोलूँगा। डाउटफुल, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 67 से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और नंबर 4 पे वैग, इसका आप आंसर लिख देंगे। नंबर 5 पे एब्सोल्यूट। पेज नंबर 67 से आप इनके आंसर्स देख सकते हैं, लेकिन स्कूल आके आप लोग फिल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, उसका टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 68 और 69 से। जो भी आपने पेज 67 खोला हुआ था उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ही इसके आपको आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन लिखें, आपको अपीयर से, अपीयर का एक नया वर्ड बनाना है जो कि शुरू में प्रीफिक्स ऐड करके आए। अपीयर के शुरू में क्या लगाएंगे कि एक नया वर्ड बन जाएगा। शुरू में जो चीज़ लगती है वही प्रीफिक्स होती है, अगर एंड पे लगाएंगे तो वो सुफिक्स हो जाता है। तो सॉरी, हाँ जी, प्रीफिक्स स्टार्ट में लगने के को कहते हैं। दूसरा वर्ड आप लिखिए, अपीयर का जो आंसर है आपको पेज नंबर 68 से मिल जाएगा कि आपने इसके शुरू में क्या लिखना है। वैसे भी आपको कॉपी पे काम करवाया हुआ है तो आपको याद होगा। एक दूसरा वर्ड इसी पेज 68 से मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, इसके स्टार्ट में क्या वर्ड लगाएंगे, क्या प्रीफिक्स करेंगे कि एक नया वर्ड बन जाएगा। अच्छा एक काम करें, अगर आपको ये वाला हिस्सा नहीं लिखना, इसको बेशक ना लिखें। सॉरी, आपको भी शायद अपनी कॉपी पे क्रॉस करना पड़े, तो इसको बेशक आप ना लिखें। अगर आपने लिख लिया हुआ है तो प्लीज़ इसको क्रॉस ना करें, आप सिंपली डैश लगाएं। और अब पेज नंबर 69 से मैं वर्ड ले रहा हूँ, उसका आंसर आपको पेज नंबर 69 से मिल जाएगा। अपीयर के स्टार्ट में क्या ऐड करेंगे, इसके अलावा अप्लाई के स्टार्ट में क्या ऐड करेंगे, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। पेज 69 पे इसका आंसर मौजूद है। और हैप्पी के स्टार्ट पे क्या ऐड करेंगे, हैप्पी के लिए क्या प्रीफिक्स बेहतर रहेगा यहाँ पे, और फ्रेंडली के लिए क्या प्रीफिक्स यहाँ पे बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी स्टूडेंट, प्रोवर्ब्स का जो टॉपिक है ये आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगेगा या मुश्किल लगेगा याद करने में। इसके लिए आप जो है अभी जो मैं प्रोवर्ब्स लिखने लगा हूँ, इसके आंसर्स जो हैं आप लोग बुक के पेज नंबर 83 से फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको 83 से फाइंड ना कर सकें तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, हेल ब्रिंग्स frost in its tail, in its tail। इसका आंसर नीचे उन्होंने 6 एक्सप्लेनेशंस दी हैं, 6 एक्सप्लेनेशन बुलेट पॉइंट्स के साथ दी हैं, उनमें से एक इसका आंसर है। ऊपर उन्होंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई मीन 4 प्रोवर्ब्स लिखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक्स्ट्रा भी दी हैं। आपने समझे, इसके लिए एक्सप्लेनेशन बीच में से खुद फाइंड करनी होगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि इसकी हेल की एक्सप्लेनेशन, हेल ब्रिंग्स फ्रॉस्ट इन इट्स टेल का क्या मतलब है। तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि नीचे वाली जो 6 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी करेक्ट होगा इसका आंसर। आंसर आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1 2 लाइनें जो जितनी भी आपने बीच में 1 लाइन छोड़नी है, 2 या 2 लाइन स्किप करनी है, वो आपकी चॉइस है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो इसको स्किप करते हुए मैं लास्ट वाली लिखता हूँ, इट नेवर रेन्स बट इट पोअर्स। इट never rains but it pours। और सेकंड वाला भी इजी है, वो भी लिख देता हूँ, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड
हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अगर तो कॉपी पे सेम टू सेम आपको करवाई गई हैं तो इस टाइम मेरे पास जो कॉपी है उसके अंदर प्रोवर्ब्स उस बच्चे ने शायद एब्सेंट था, वो नहीं किए हुए, तो इस वजह से ये मैंने बुक के पेज नंबर 83 से आपको दी है। तो अगर तो ये आपकी कॉपी पे मौजूद हैं तो वेल एंड गुड। तो इसका दूसरा क्या हल है, इसके आंसर्स का आंसर फाइंड करने के लिए आप लोग बुक का पेज 83 निकालें। वहाँ पे जो 6 ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं उनमें से आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसका आंसर कौन सा है, इसका कौन सा है, और अगर आपको कंफर्म नहीं होता तो आप गूगल से इसकी एक्सप्लेन आप लिखें गूगल पे हेल ब्रिंग्स फ्रॉस्ट इन इट्स टेल्स, वहाँ पे आंसर निकलेगा। वो नीचे वाले जो आंसर से मैच करता होगा आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, हेल ब्रिंग वाला का आंसर जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसका आंसर वन मिसफॉर्च्यून फ्रिक्वेंटली फॉलोज अनदर। नीचे लिखा है वन मिसफॉर्च्यून फ्रिक्वेंटली फॉलोज अनदर। और एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, या इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। इसका आंसर जो है पॉसिबली इसका आंसर जो है वो ये हो सकता है इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। का आंसर जो है प्रॉबेबली जो है इसका आंसर लास्ट वाला बुलेट पॉइंट है कि मिस फॉर्च्यून हाउ एवर बैड हैज़ सम गुड इफेक्ट। सॉरी, इट नेवर रेन्स का नहीं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका आंसर होगा लास्ट वाला बुलेट पॉइंट, मिस फॉर्च्यून हाउ एवर बैड हैज़ सम गुड इफेक्ट। जिस तरह हर बादल के किनारे पे वो कह रहा है अगर सिल्वर लाइनिंग है तो अगर मुश्किल भी आती है तो उसका कुछ अच्छा असर भी हो सकता है। जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि हर काम अच्छे के लिए होता है, अगर कुछ बुरा भी होता है तो शायद इसमें हमारा भला हो। तो नंबर 3 वाले के नीचे आप लिख देंगे मिस फॉर्च्यून हाउ एवर बैड हैज़ सम गुड इफेक्ट। अच्छा जी, अब आप बुक का पेज नंबर 93 ओपन कर लें। वहाँ पे टॉपिक है होमोनिम्स का। होमोनिम्स के लिए आपको जैम का सेंटेंस करवाया गया है। जैम दो तरह के हो सकते हैं, एक ट्रैफिक जैम वाला और एक वो जैम जो आप ब्रेड के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे आपने दोनों जैम्स के अलग-अलग सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपको कॉपी पे करवाए गए हैं। कैन दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि आई कैन डू माई वर्क, तो दूसरा जो कैन है वो बोतल वाला कैन होता है जैसे कि डोंट थ्रो द कैन ऑफ द कोक इनटू द डस्टबिन। ये भी आप कॉपी से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप लिख लें टैप लिख लें। टैप एक नलके वाला है और एक टैप किसी को चीज़ को प्रेस करना, जैसे कि मोबाइल के ऊपर भी आप टैप करते हैं। तो टैप एक इसका सेंटेंस भी आप अपनी कॉपी से हेल्प ले लें। तो कुछ मैंने लिख दिए हैं, लाजमी नहीं कि पेपर में यही वाले हैं, पेपर में दूसरे भी आ सकते हैं जो पेज नंबर 93 के एंड पे दिए गए हैं। आपको एक और लिख देता हूँ, जैसे दो तरह के नहीं, यही बस काफ़ी है, होमोनिम्स में इतना ही काफ़ी रहेगा। अच्छा जी, अब आप बुक का पेज नंबर 96 ओपन कर लें। कौन सा पेज? 96 ओपन कर लें। वहाँ पे टॉपिक होगा सुफिक्स का। क्वेश्चन नंबर 10 लिखें सुफिक्स। और पेज नंबर 96 के लास्ट पे एक सेंटेंस लिखा है योर आर्ग्यूमेंट इज़ सेंसलेस। तो अगर आपको पेपर में वर्ड ऐड किया जाता है सेंस तो आप इसके आगे लेस लगा के सेंसलेस बना देंगे। पेज नंबर अगर 97 पे अगर आप देखें तो बाईसाइकिल वाज यूजलेस आफ्टर इट्स फ्रंट व्हील वाज क्रश्ड अंडर द लॉरी। आपके पास एक वर्ड आएगा यूज़, उसके आगे आप लेस लगा के यूजलेस बना देंगे। फिर अगर स्टेम वर्ड है मदर तो सेंटेंस लिखा है पेज नंबर 97 में द मदरलेस चाइल्ड वाज लुक्ड आफ्टर बाय द आंट, यानी कि जिस बच्चे की माँ नहीं थी उसकी परवरिश उसकी आंटी ने की। तो मदर के आगे भी आप लोग लेस लगा के मदरलेस बना देंगे। फिर आपके पास एग्जाम्पल है आफ्टर फॉलिंग हिज एग्जामिनेशन जॉन फेल्ट दैट ही वाज वर्थलेस। जब वो अपने इम्तहानात में फ़ेल हो गया, फॉलिंग नहीं थोड़ी फेलिंग, तो जॉन ने ये महसूस किया कि अब वो वर्थलेस है। तो लेस कहाँ कहाँ पे आ सकता है? इन वर्ड के आगे आ सकता है सेंसलेस, यूजलेस, मदरलेस और वर्थलेस। इन सब में तो लेस आ गई है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट देखता हूँ, कॉपी में से देख लेते हैं। तो आपकी बुक पे है चाइल्ड और चाइल्ड के आगे हुड लगा दे तो चाइल्डहुड बन जाएगा। इसके बाद कंप्लीट, सॉरी बुक पे नहीं था बल्कि कॉपी पे बोलना था मैंने। कंप्लीट अगर लिखा हो तो कंप्लीट के एंड पे अगर एल वाई लगाना हो तो आपने
यहाँ से ई को क्रॉस कर देना, फिर आपने लगाना है एल वाई। फिर उसके बाद बिलीवेबल, बिलीव लिखा हो आपने ई क्रॉस करके ए बी एल, ई क्रॉस करके फिर ए बी एल ई लिखना है। तो ये आपका हो गया सुफिक्सेस। फिर आप क्वेश्चन नंबर 11 लिखें सिमिलीज। तो बुक का पेज नंबर 101 ओपन कर लें, वहाँ से आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे सिमिलीज के लिए। बुक का पेज नंबर 101 के बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है द सी मेड अ जाइजेंटिक रॉर, द सी मेड अ जाइजेंटिक रॉर, नंबर ए वाला सेंटेंस है ये। डैश अ लाइन, डैश अ लाइन, इसका आंसर आपको बुक के पेज नंबर 101 पे ही जाके देखना होगा। नंबर 2 है द स्वेटर टेस्टेड डैश टीयर्स, द सॉरी सी वाटर, स्वेटर नहीं सी वाटर, द सी वाटर टेस्टेड, टेस्टेड डैश टीयर्स, टीयर्स आंसू को कहते हैं। और सी वाला है वेदी वॉज एन एक्साइटेड, वेदी वॉज डैश एक्साइटेड, वेदी वॉज डैश एक्साइटेड डैश ए पपी, डैश ए पपी when he ran towards the sea, when he ran towards the sea। तो वेदी जो है उस इतना खुश था जितना एक पपी होता है जब वो समुंदर की तरफ दौड़ा। द सी, समुंदर ने एक बहुत ज़्यादा गर्जदार आवाज़ निकाली जैसे एक शेर निकालता है। समुंदर का पानी इतना ही वो ऐसा ही उसका टेस्ट होता है जैसे किसी आंसू का टेस्ट हो। तो सिमिलीज जो है दो चीज़ों का कंपैरिजन करके बताती हैं। पेज नंबर 101 पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो कि दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करके बताता है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं टेस्ट को फिनिश करने लगूँ। बुक का पेज नंबर 229, 229 निकाल लें। 229 वहाँ पे एग्जाम्पल है दरमियान में, पेज के दरमियान में। देवर डैश ड्राई डैश ओल्ड बोन्स, डैश ओल्ड बोन्स। तो यहाँ तक लिख लें। अब मैं टेस्ट को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।